मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आखिर क्या वजह है कि ये रुदाली चल रही है? क्या वजह है कि ईवीएम की इज्जत खतरे में है? क्या वजह है कि तमाम पत्र लिखे जा रहे हैं और पत्र लिखकर कहा जा रहा है कि भैया जैमर लेकर वहां खड़े हो जाओ? असल में जो पूरा ये बितंडा खड़ा किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, उसके पीछे की कहानी जो है वो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और वो जो सट्टा बाजार की कहानी बता रहे हैं, कहीं वो खुद ही तो एक अलग तरीके का सट्टा नहीं लगा बैठे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी धुंधली हो चुकी स्मृतियों को मैं थोड़ा कुरेदूंगा। वो जरूरी है और वो इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वही बताएगा कि दरअसल ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हम लोग 2019 में चलेंगे और वही सबसे बढ़िया केस स्टडी है अभी तक के लिए। 2019 में रायबरेली जाती हैं सोनिया गांधी अपना पर्चा दाखिला कराने, नामांकन के लिए। वहां मीडिया का हुजूम इकट्ठा होता है और उनसे पूछता है कि क्या होगा 2019 में। वो कहती हैं कि 2004 को मत भूलिए। वो 2004 को मत भूलिए इसलिए कहती हैं क्योंकि 2004 में भी यह कहा जा रहा था कि इंडिया साइनिंग के नारे पर भाजपा की वापसी हो रही है, लेकिन वापसी हुई नहीं। इसीलिए वो ये कहती हैं कि 2004 मत भूलिए। असल में वो ये क्यों कहती हैं? हुआ ये था कि बाद में जब चुनावी परिणाम आ गए तब पता चला कि राहुल गांधी को कुछ लोगों ने बता रखा था कि भाजपा जो है कांग्रेस जो है वो 180 से 200 सीटें पाएगी और उसके बाद में गठबंधन हो जाएगा और फिर यूपीए की सरकार बनेगी। ये किसी ने बता रखा था। आप लोग जानते हैं, उनके जो डाटा एनालिस्ट वगैरह थे उन लोगों ने ये सब उनको कन्विंस किया हुआ था। वही दौर था जब एक और बात हुई थी, वो हुआ था सपा और बसपा का गठबंधन। उसको कहा गया था, मतलब वो साथी हो गया था। सपा और हाथी ये हो गया साथी, साइकिल और हाथी हो गया साथी, ये बना। अब ये जब गठबंधन बना तो कहा गया बड़ा डेडली गठबंधन है। और अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि देखिए वो गठबंधन अलग था, उसमें मायावती ठीक से नहीं जुड़ी हुई थी और उन्होंने वोट नहीं ट्रांसफर कराया। लेकिन उस समय लोग ये कह रहे थे कि तमाम एग्जिट पोल झूठ बोल रहे हैं। स्थिति यह हो गई थी कि लोग उस पर मारपीट करने को उतर आ रहे थे, जो आज स्थितियां खड़ी हुई हैं। अब वहीं से हम आगे आते हैं। जिस तरह तब राहुल गांधी को कुछ लोगों ने बता रखा था कि 200 सीट 180 से 200 सीट जो है वो आने जा रही है कांग्रेस को, उसी तरह ऐसा मालूम पड़ता है कि अखिलेश यादव को भी कुछ लोगों ने बता रखा था और बता रखा है कि 300 सीट आ रही है। अच्छा, आप देखिए कि असल में अभियान कौन लोग चला रहे हैं। सबसे ज्यादा अभियान वही लोग चला रहे हैं जो लोग ये शोर मचा रहे थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। सबसे भारी अभियान उन्हीं का चल रहा है। और वो अभियान इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मसला ये नहीं है कि अखिलेश यादव हारेंगे या जीतेंगे, सपा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। मसला ये है कि उनकी अपनी साख दांव पर लगी हुई है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब हो सकता है किसी का आकलन सही हो, किसी का आकलन गलत हो, क्योंकि ये चुनावी आकलन है। चुनावी आकलन में जो पुराने स्कूल के लोग हैं वो कभी इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं करते थे। ये जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो एक नया चलन हुआ एग्जिट पोल का, जो मैं समझ पाता हूं। और ये जितने लोग भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे थे, इसमें से 95% उसी लुटियन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकले लोग। उसमें कुछ प्रिंट के हैं, लेकिन वो प्रिंट वाले गाहे बगाहे ये कह दे रहे थे कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन अभी भी भाजपा बड़ी मजबूत नजर आ रही है जमीन पर। वो इस बात को गाहे बगाहे कह देते थे। वो गाहे बगाहे ये कह रहे थे कि पहले दूसरे चरण में हमने पाया कि हिंदू हिंदू की तरह वोट कर रहा है। ये वो कह रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि कई जगह हमने पाया पहले दूसरे चरण में कि बसपा का वोटर शिफ्ट हो गया भाजपा में। वो ये भी कबूल कर रहे थे। वो ये भी कबूल कर रहे थे कि जमीन पर भाजपा बड़ी मजबूत नजर आ रही है, प्रबंधन में भी और भी तरीकों में। वो सब ये कबूल कर रहे थे। लेकिन जो एक बड़ा नैरेटिव बना था, वो नैरेटिव ये था
कि साहब भाजपा तो गई। अच्छा, इस नरेटिव के पीछे का कारण क्या था? सो कॉल्ड मार्क्स या हम कहें वामपंथी विचारधारा का गढ़ा गया विश्लेषण। वामपंथी विचारधारा का विश्लेषण क्या कहता है कि चुनाव हमेशा वर्ग संघर्ष की तरह होता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा होता है। जैसा कि ये लोग 2015 में देखे थे बिहार में, उनको लग रहा है कि 2015 का बिहार रिपीट होगा और ये चुनाव फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जो है ये योगी आदित्यनाथ को रख ले रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को रख ले रहे हैं और बता रहे हैं देखिए साहब ये तो अगड़ा पिछड़ा हो गया। लेकिन हो गया इसका उल्टा। उत्तर प्रदेश में मार्क्स के सिद्धांत या वामपंथी विचार के सिद्धांत के अनुसार चुनाव नहीं हो रहा है, और खासकर जब से हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है। ये चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं, ये कागजों में वो गठबंधन बनाते हैं, लेकिन जमीन पर वो दौड़ते नजर नहीं आते हैं। और ये हर उस पत्रकार ने कहा है जो जमीन पर टहला है। आपने उन सब लोगों को सुना होगा, उसमें से कई पत्रकार इस बात से सहमत नजर आते हैं कि नहीं, ये गठबंधन भले हुआ लेकिन इस गठबंधन में टूटन नहीं हुई। जो गठबंधन हुआ जातियों को तोड़ने के लिए, लेकिन जातियों में शिफ्टमेंट नहीं हुआ, टूटन हुई। और वो टूटन इतनी बड़ी नहीं है कि उससे समाजवादी पार्टी की सरकार बन पाए या समाजवादी पार्टी 300 सीट पहुंच पाए। ये तमाम वो विश्लेषक शुरू दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से चुनाव शुरू होना है हुआ। लेकिन वो तो ये कह रहे थे, मगर जिन लोगों ने सुपारी ले रखी है वो तो बाकायदे सुपड़ा ही साफ कर रहे थे। अब उनके सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। वो संकट ये कि साहब हमने तो कहा था कि ये जो अम्ब्रेला बनाया है समाजवादी पार्टी ने, इसमें जाट भी आ गया, इसमें ब्राह्मण भी आ गया, इसमें शाक्य सैनी कुशवाहा भी आ गया, इसमें राजभर भी आ गया, इसमें कुर्मी भी आ गया, इसमें कश्यप भी आ गया, इसमें मल्ला भी आ गया, इसमें बिंद भी आ गया। जब सब आ गया तो बचा कौन? क्योंकि यही बताया गया। असल में जो चीज इन्होंने कागज पे देखा उसको जमीन पर ये वेरीफाई नहीं कर पाए। अभी भी देखिए, जब तर्क दिया जाता है तो कहा जाता है कि क्या वो झूठ था, क्या वो झूठ था। मतलब जो तमाम अनरेस्ट देखे गए, असल में ये जो अनरेस्ट देखा गया, जो आंदोलन देखा गया, क्या वो आंदोलन खत्म होने के बाद जब लोग घर लौटे तो क्या वो उसी वर्ग में रहे? अभी ये चुनाव की व्याख्या किस हिसाब से कर रहे हैं? किसान वर्ग, छात्र वर्ग, ये असल में क्लास के हिसाब से चुनाव को डिफाइन कर रहे हैं और ये अपने डिफिनीशन में अपनी सुविधानुसार बदलाव कर लेते हैं। जब इनका मन करता है तो जाति बैठा देते हैं, जब इनका मन करता है तो वर्ग बैठा देते हैं। पहले यह विश्लेषण हो रहा था कि साहब अगड़ा बनाम पिछड़ा है। अब जब ये करंट समझ में आया कि नहीं, ये चीजें अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं हो रही हैं, तो अब वर्ग कह रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन झूठ था? अब पता नहीं झूठ था या सस्ता, अपने को मालूम नहीं, लेकिन जो मत व्यवहार है वो वोटिंग पैटर्न किसान आंदोलन की तरह नहीं था। अगर किसान आंदोलन से उपजी जो असंतोष था, अगर उसका वोटिंग पैटर्न वैसा ही होता जैसा कल्पना की जा रही है, तो क्या वजह थी कि राकेश टिकैत को यह कहना पड़ रहा था कि हमने तो 13 महीने की ट्रेनिंग दी, लेकिन फिर भी अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम धक्का देकर पास नहीं करा सकते। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस पहले और दूसरे चरण में जाट प्लस मुस्लिम की बात कर रहे थे, सो कॉल्ड सेकुलर गठबंधन की, वो सेकुलर गठबंधन भी जमीन पर नहीं हो पाया। और जब अब इस बात की हकीकत उन्हें क्या, मुझे लगता है कि हर वो विश्लेषक और हर वो रिपोर्टर जो जमीन पर है वो इस चीज को समझ रहा है कि जिस तरह का शिपमेंट और मूवमेंट ये लोग दिखा रहे थे वैसा हुआ नहीं है। और इसीलिए अब क्लास की बात होने लगी कि क्या किसान नाराज नहीं था, क्या छात्र नाराज नहीं था? असल में सब नाराज था, लेकिन सबका मत व्यवहार क्या रहा, सवाल ये है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि साहब ये तो 300 दे रहे थे, अखिलेश यादव तो 400 सीट लेकर आ रहे थे, अब चलिए वो 100 कम कर रहे हैं। जो अभी कल उनके चाचा का बयान आया कि नहीं हम 300 पा रहे हैं, तो वो 100 नीचे आए हैं। लेकिन ये तो माना जा रहा है कि जब लोग नीचे उतरे तो लोग थाना बाढ़ पहुंच गए। थाना बाढ़ में हार रहे तो मतलब
पूरी भाजपा साफ हो गई। अयोध्या में सीट संकट में है तो पूरी भाजपा साफ हो गई। ये जो नरेटिव गढ़ा गया और 80 ब्राह्मण संगठनों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया, बस सारे ब्राह्मण समाजवादी में चले गए। परशुराम का फरसा माफ करिए, परशुराम की प्रतिमा लग गई तो सारे ब्राह्मण समाजवादी में चले गए। असल में इस तरह का जो नरेटिव गढ़ा गया, वो नरेटिव इनको कल्पना नहीं थी कि इस तरीके का कुछ हो जाएगा तमाम नरेटिव गढ़ने के बाद भी। अच्छा, हो उसके उल्टा रहा है। अभी भी जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो सेफोलॉजिस्ट हैं, मैं सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाकई में सेफोलॉजिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि नहीं साहब, अभी भी जमीन पर ये मजबूत है बीजेपी, और एग्जिट पोल ये हो सकता है कि 350 बहुत ज्यादा बता रहा है, लेकिन भाजपा बहुमत में आ रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। कोई भी विश्लेषक हो, सेफोलॉजिस्ट हो, संदेह किनको है? संदेह उनको है जो ये मान रहे थे कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही अकाट सत्य है, बाकी तो सब झूठे बोल रहे हैं और बाकी किसी को जानकारी नहीं है, बाकी तो सब भक्त हैं। अभी अलग बात है कि उसमें से कुछ लोग पहले भक्त बनने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भक्त नहीं बन पाए तो उस मंडली से बाहर एक अलग अभियान चलाने लगे। मैं उस सब पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करना, वो बंगाल में नहीं खड़ा होता, वो पंजाब में खड़ा नहीं होता, वो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आती है तो खड़ा नहीं होता है, वो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आती है 2018 में तो खड़ा नहीं होता है, राजस्थान में आती है तो खड़ा नहीं होता है, दिल्ली में दूसरी बार आम आदमी पार्टी आ जाती है तो खड़ा नहीं होता है। लेकिन जब भी इनको लगता है कि जो मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी का जो मिरेकल है, उस मिरेकल की वजह से, योगी आदित्यनाथ की जो अपनी एक साख बनी है उसकी वजह से तमाम बिरादरियां लामबंद हुई हैं भाजपा के पक्ष में, तो इनको दर्द होता है कि साहब हम तो वामपंथी विश्लेषण कर रहे थे, ये हमारा विश्लेषण यहां उल्टा कैसे पड़ रहा है। तो असल में उल्टा पड़ गया है। अब वो उल्टा पड़ गया है, इसीलिए सारी संस्थाएं संदेह के घेरे में। और ठीक बात है, 10 तारीख तक तो घेरे में रहेंगी, क्योंकि जब कल दोपहर तक चीजें साफ हो जाएंगी तो उन लोगों की साख को सबसे ज्यादा धक्का लगेगा जो लोग 300 सीट दे रहे थे समाजवादी पार्टी को। बाकी तो एग्जिट पोल पर किसी का भी बोलना, उस पर सवाल खड़ा करना, मुझे नहीं लगता गड़बड़ है, एकदम सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब सवाल एकदम उल्टा खड़ा हो जाता है तो ये बात पैदा होती है कि क्या वाकई में कोई हितलाभ टकरा रहा है? क्या वाकई में जब भी ये लगता है कि नहीं भाजपा सरकार बना लेगी तो तमाम तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है? क्या ये सारे प्रोपेगेंडे और ये सो कॉल्ड सेकुलर और ये सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट और ये सो कॉल्ड विश्लेषक, ये क्या मसला है? ये जो चीजें हैं, यही चीजें बता रही हैं कि असल में औंधे मुंह जब ये चुनाव विज्ञानी गिर रहे हैं तो इन्होंने एक नए तरह का नरेशन गढ़ा है और वो हमको लगता है कल वो भी ध्वस्त हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।